ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स की श्रृंखला में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। राजयोग में आकारी, डबल लाइट, फरिश्तापन की अवस्था का क्या महत्व है। राजयोग की जब परिभाषा की हम चर्चा कर रहे थे उस वक्त हमने देखा था कि राजयोग का अर्थ होता है यूनियन ऑफ सेल्फ विद द सुप्रीम, या तो कम्युनियन ऑफ द सेल्फ विद द सुप्रीम, और वो भी पर्पसफुल होना चाहिए, लवफुल यूनियन होना चाहिए। माना ईश्वर के साथ आत्मा का जो मिलन होता है उसी को हम राजयोग कहते हैं। योग का अर्थ भी मिलना ही होता है। तो इस राजयोग के माध्यम से हम परमात्मा को कहाँ मिल सकते हैं और कैसे मिल सकते हैं। तो हमने जब राजयोग के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो भी देखा हमने कि हमारे लिए दो ही स्थान है परमात्मा को मिलने के लिए। एक है सूक्ष्म वतन और दूसरा है परमधाम। जब परमधाम में हम मिलना चाहते हैं तो हमारे लिए बीजरूप अवस्था महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म वतन में परमात्मा से हम आकारी स्वरूप में मिलन मनाना चाहते हैं तो हमारे लिए फरिश्तापन की अवस्था में आना बहुत अत्यंत आवश्यक है। बिना फरिश्तापन की अवस्था में हम यथार्थ रूप में आकारी वतन में पहुंच भी नहीं सकते हैं और न हम आकारी मिलन मना सकते हैं। इसलिए राजयोग के अभ्यास में बीजरूप अवस्था का भी महत्व है, तो इतना ही डबल लाइट फरिश्तेपन की अवस्था का भी महत्व है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा कि इस फरिश्तापन की अवस्था क्या है, हमें उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए और उस अवस्था में स्थित होने के लिए किस तरह से हम अभ्यास कर सकते हैं। कितने सारे अभ्यास फरिश्तेपन की अवस्था में स्थित होने के लिए हैं, तो उसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अवस्था राजयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, ये हमें पूरा समझ लेना चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि ये हमारा सूक्ष्म जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही हम फरिश्तेपन की अवस्था में आ सकते हैं। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए होल, हमारा जो अस्तित्व है एज ए ह्यूमन बीइंग वो थ्री टायर एग्जिस्टेंस हमारा है। जिस थ्री टायर एग्जिस्टेंस में यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन के रूप में भी बताया है, और हम भी जब हमारे आत्मा के परिचय के बहुत सारे पिक्चर्स हैं जिसमें हम जनरली बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू ए फिजिकल बॉडी प्लस द सोल। लेकिन यहाँ थोड़ा विस्तृत रूप से बताया गया है कि हमारा जो एज ए ह्यूमन बीइंग अस्तित्व जो है वो अस्तित्व थ्री टायर एग्जिस्टेंस से त्रिस्तरीय हमारा अस्तित्व है, जिसमें आउटर मोस्ट जो है वो फिजिकल बॉडी है कॉम्प्राइजिंग ऑफ 5 इनर्ट एलिमेंट, और इनर मोस्ट जो है वो मैं आत्मा हूँ। और हम जानते भी हैं कि भ्रुकुटी के बीच में जो हम स्थित रहते हैं और मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर हम आत्मा स्थित होकर के शरीर का संचालन करती हैं। लेकिन ये दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट हमारा एक शटल बॉडी भी है, और ये जो शटल बॉडी जो है देह के भान से तो मुक्त होना है राजयोग मेडिटेशन में। उसका जो कॉन्शियसनेस है बॉडी का, उसमें से हमको बाहर निकलना है और हमें अपनी स्वस्मृति में स्थित हो जाना है। तो उसमें ये सूक्ष्म शरीर का जो महत्व है वो बहुत ही महत्व है उसका। तो बीच वाला जो सूक्ष्म शरीर है उसके बारे में आइए विज्ञान भी क्या कहता है और हमारी माइथोलॉजी में क्या लिखा है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो, वेदांत जो है वो शायद मुझे लगता है कि अध्यात्म विज्ञान जो है उसमें वेदांत का भी बहुत महत्व रहा है। सो फार एज द फिलोसॉफी इज कंसर्न, विश्व में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन तत्वज्ञान जिसको हम कहते हैं वो जितना स्पष्ट रूप से वेदांत में बताया गया है, काफ़ी कुछ कंफ्यूजिंग भी वहाँ पर है, इसलिए तो फिर बाबा को आना पड़ा।
लेकिन वेदांत में भी काफी कुछ लिखा हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों के भी बहुत सारे अनुभव उसमें वेदांत में लिखे हुए हैं। तो वहां पर भी जो एक मनुष्य जो जीवात्मा है, मनुष्य आत्मा है, उसका अस्तित्व इस 5 कोश के रूप में बताया गया है कि एज अ होल ह्यूमन बीइंग जो है उसको 5 कोश हैं। सिथ बोला जाता है ह्यूमन बीइंग, तो 5 सिथ। तो ये कौन से हैं? तो कल भी मैंने आपको थोड़ा बताया था कि जो आउटर मोस्ट जो वो लोग मानते हैं वो है अन्नमय कोश। उसके अंतर्गत फिर प्राणमय कोश आता है, फिर मनोमय कोश होता है, विज्ञानमय कोश है, एंड लास्ट में फिर इनर मोस्ट जो है वो इनर मोस्ट वो आनंदमय कोश है। और वहां पर देखो आप ओम भी लिखा हुआ है। तो वो लोग भी मानते हैं कि जो फिजिकल बॉडी जो है, और फिजिकल बॉडी और फिर बीच में एक सूक्ष्म शरीर भी है। देखो अन्नमय कोश जो है और प्राणमय कोश, अन्नमय कोश माना ये जो 5 तत्वों का, 5 तत्वों से सर्जित, अन्न से सर्जित एक कोश जो है, जो हम आउटर मोस्ट फिजिकल हम देख रहे हैं। फिर प्राण कोश जो है वो हम आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन जैसे कल भी बताया था मैंने कि सारे शरीर के अंदर जैसे न्यूट्रिएंट्स भी सारे शरीर के एक एक कोश में पहुंचता है, तो ये जो प्राणवायु जो है तो वो भी सारे शरीर में फैला हुआ है। तो ये जो हमारा शरीर का जो शेप है, उसी शेप के अंदर ये प्राणवायु, उसी शेप में वो प्राणवायु है। तो इसलिए अन्नमय कोश एंड प्राणमय कोश जो है वो दोनों को कंबाइन करे तो फिर वो फिजिकल बॉडी हो जाता है। और ये जो मनोमय कोश और जो विज्ञानमय कोश, ये 2 कोश जो हैं वो सूक्ष्म कोश हैं। मनोमय लिखा है, विज्ञानमय है, तो सूक्ष्म, उसमें 5 तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को यदि कंबाइंड करते हैं तो वो फिर हमारा सूक्ष्म शरीर हो जाता है। और इनर मोस्ट जो है वो हम आत्मा हैं। तो हमारे ये 3 टायर एग्जिस्टेंस है वो हमेशा राजयोगी जो हैं उसका इमर्ज रूप में रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बाबा ने हम बच्चों को बार बार कहा है कि परमात्मा कहते हैं हम बच्चों को कि बच्चे तुम अपने 3 टायर अस्तित्व को इमर्ज रूप में रखो इवन व्हाइल वर्किंग। जब हम कर्म करते हैं तो ये हमारी स्मृति पक्की होनी चाहिए। कोई मान लीजिए कि कोई साधन से हम काम करते हैं तो फिर हम हमारे सामने बिल्कुल कितना कॉन्शियसनेस स्पष्ट है कि मैं इस साधन के माध्यम से कर्म कर रही हूँ। जैसे गाड़ी का मैंने एग्जांपल, आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करना एक कर्म है, लेकिन कितना आपका कॉन्शियसनेस स्पष्ट है कि इस गाड़ी में मैं बैठी हूँ, मैं गाड़ी को चला रही हूँ, अपने आप को गाड़ी तो समझते नहीं है। तो इस तरह से आपका ये जो त्रिस्तरीय अस्तित्व है वो कार्य करते करते भी इमर्ज रूप में कितना रहता है, वो स्मृति कितनी पक्की रहती है कि यस दिस इज माय फिजिकल बॉडी, दिस इज माय शटल बॉडी। हाँ, मन से ये समझने की बात है। एंड हियर आई एम सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन ऑफ द कंबाइंड बॉडी। जो फिजिकल है और शटल है वो जो कंबाइंड है उसकी भ्रुकुटी में मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये जो स्मृति है वो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। यदि ये स्मृति पक्की है तो फिर क्या होगा कि जब मैं मन से चाहूं तो मैं स्थूल शरीर से भी अलग हो सकता हूँ, जब मैं चाहूं तो मेरे सूक्ष्म शरीर से भी मैं अलग हो सकता हूँ। यदि स्थूल शरीर से मैं सूक्ष्म मतलब अलिप्त होता हूँ, तो डिटैच होता हूँ, तो फिर मैं शटल फॉर्म में आ जाता हूँ। और फिर सूक्ष्म शरीर को भी मैं छोड़ देता हूँ तो फिर मैं सीड स्टेज में आ जाता हूँ। तो इस प्रकार से यदि हम ये जो हमारा 3 टायर एग्जिस्टेंस है वो इमर्ज रूप में हम कितना रखते हैं, वो राजयोग के लिए, राजयोग के अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए उसके बाद आज का जो विज्ञान है वो भी ये सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व के बारे में क्या कहता है उसके ऊपर भी थोड़ा हम समझ ले, जिससे हमको अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर पूरा निश्चय बैठ जाए और उसका उपयोग बार बार किस तरह से कर सकते हैं हम दिन भर, ये भी हम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो परामनोविज्ञान और पारभौतिक विज्ञान, ये जो पैरासाइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स एंड मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस, ये सब शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एक क्षेत्र है फील्ड के जहाँ पर यूनिवर्सिटी में स्पिरिचुअल साइंस में हो रही है, मेडिकल साइंस में भी रिसर्च हो रही है।
ये जो अपना परामनोविज्ञान है, मेरा पैरासाइकोलॉजी, जिसका बार बार हम यहाँ पर उल्लेख करते आए हैं, तो उनमें जो अभी संशोधन हुए तो उन लोगों ने भी स्पष्ट कहा है कि हमारे स्थूल शरीर के साथ वैश्विक ऊर्जा से सर्जित, हाँ, कॉस्मिक एनर्जी उन लोग बोलते हैं, वैश्विक ऊर्जा से सर्जित स्वयं प्रकाशित सूक्ष्म शरीर, माना एस्ट्रल बॉडी शब्द प्रयोग किया है उन लोगों ने, भी संलग्न है। यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर और आत्मा के बीच अनुसंधान प्रस्तापित करने वाला मध्यवर्ती शरीर है। देखो, ये दोनों के बीच हमारा जो फिजिकल बॉडी है और हम जो चेतना आत्मा है, उनको लिंकअप करने के लिए ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको मध्यवर्ती शरीर कहा है। अभी देखो, उसकी फोटोग्राफी भी संभव है, क्लीरियन फोटोग्राफी एवं स्पिरिट फोटोग्राफी से सूक्ष्म शरीर के फोटो भी लिए जा सकते हैं। जो डिपार्टेड सोल से स्पिरिट फोटोग्राफी क्या है, तो स्पिरिट फोटोग्राफी ये है कि जब कोई डिपार्टेड सोल होती है और वो जब एक्टिवेट होती हैं और एक्टिवेट होकर के जब इधर उधर घूमती हैं, कुछ करती हैं, तो उसकी फोटोग्राफी संभव है। उनके फोटोग्राफ्स भी कैमरे में कैच किए हुए हैं। अब ये स्पिरिट फोटोग्राफी है तो इसकी तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, आप नेट के ऊपर जा कर के यदि किसी को स्टडी करना हो तो कर सकते हैं, और ऐसे कई पिक्चर्स आपको नेट के ऊपर मिल भी जाएंगे। तो स्पिरिट फोटोग्राफी से सूक्ष्म शरीर के फोटो भी लिए जा सकते हैं। माना अभी हमको संदेह रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले महत्व, अपनी स्थूल आंखों से तो उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन संदेह रखने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास स्थूल शरीर उसी शेप और इसी मेजरमेंट का एक सूक्ष्म शरीर उसके साथ संलग्न है, और उस शरीर को, सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग किया जा सकता है, और वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम विश्व के अंदर पूरे यूनिवर्स में, माना जो कॉस्मिक हमारा जो स्पेस है, उसमें कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। हम शटल वर्ल्ड में भी उसके माध्यम से जा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी अपनी तपस्या के द्वारा सूक्ष्म शरीर को प्रत्यक्ष किया है। एक किस्सा नहीं, बहुत सारे किस्से हमारे ऋषि मुनि ने सूक्ष्म शरीर के माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कितने सारे कार्य, एक किस्सा नहीं बहुत सारे किस्से हैं। तो ये भी नियर, और जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है ना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा रिसर्च MIT में हुई है। बोस्टन स्थित वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी कहा जाता है उसको, तो वो MIT में भी बहुत सारा ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे उसके उदाहरण भी हैं। कभी टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसी घटनाओं ने भी सूक्ष्म शरीर को प्रमाणित किया है। तो ये जो यहाँ पर जो इतना बात बताया, तो सबसे पहले हमको तो पूरा निश्चय होना चाहिए। परमात्मा ने, बाबा ने भी यहाँ पर हमको बताया है कि तुम मैक्सिमम अपने सूक्ष्म शरीर कॉन्शियस बनो और उसी का प्रयोग करो, उसी का उपयोग करो इस संगम युग के अंदर। संगम युग के ऊपर आपके लिए सूक्ष्म वतन और ये सूक्ष्म शरीर दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए, अभी ये अव्यक्त फरिश्तापन की अवस्था क्या है? अव्यक्त फरिश्तापन की अवस्था माना क्या, उसकी विशेषताएं क्या है, हम कैसे जज कर सके कि हम डबल लाइट फरिश्तापन में आए हैं और स्थित हुए, तो उनकी क्या विशेषता होगी? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बाबा ने ही हमको अभिविद जो मुरलियां हैं उसमें बताया है। तो यह अवस्था स्थूल शरीर के भान से संपूर्ण रूप से मुक्त साकारी दुनिया से उपराम अवस्था है। जब हम कॉर्पोरियल वर्ल्ड से डिटैच हो जाते हैं तभी इस अवस्था में आ सकते हैं। तो ये अवस्था स्थूल शरीर के भान से संपूर्ण रूप से मुक्त आकारी दुनिया से उपराम अवस्था है। यह आत्मा की सूक्ष्म प्रकाश सर्जित सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म अवस्था है। इसलिए यह आत्मा की डबल लाइट अवस्था है। देखो, यहाँ पर डबल लाइट का मतलब भी हमको समझ लेना चाहिए। डबल लाइट माना क्या है कि एक तो वेटलेस है, क्योंकि वो 5 तत्व का बना ही नहीं है, तो फिर उसका वेट होने की कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए वेटलेस है। तो डबल लाइट माना हल्का,
तो वेट, ये तो है ही वेटलेस वैसे, तो वजन रहित प्रकाश, और दूसरा है प्रकाश से सर्जित। तो लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है, लाइट का मतलब हल्का भी होता है, इसलिए यहाँ पर डबल लाइट शब्द प्रयोग किया गया है। तो अव्यक्त फरिश्तपन की अवस्था आत्मा की आकारी अवस्था है। साकार तो है नहीं, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म प्रकाश से सर्जित शरीर है, तो ये आकारी अवस्था है। फर्श से उपराम और अर्श में स्थित अवस्था है। बाबा ने एक मतलब बताया है यहाँ पर। फरिश्ता माना क्या, जिसका रिश्ता फर्श से नहीं, फरिश्ता जो फर्श से उपराम हो गया है, तो फर्श से उपराम और अर्श में स्थित अवस्था है। देखो फरिश्ता हमेशा उड़ता रहता है, अंतरिक्ष में स्थित रहता है, अंतरिक्ष में स्थित रहता है, पांव धरती पर उसके नहीं होते हैं, अंतरिक्ष में स्थित रहता है और अंतरिक्ष में परिभ्रमण करता रहता है। तो ये फरिश्ता की एक विशेषता है। इसलिए फरिश्ते के पिक्चर्स जो बताते हैं एंजल्स के, वो हमेशा एंजल्स उड़ते ही दिखाते हैं, और कई एंजल्स को फिर पंख भी दिखाते हैं। तो पंख होने का की जरूरत नहीं है, पंख होती नहीं है, लेकिन इस तरह से बताए गए, फरिश्ते उड़ते बताए गए हैं। फरिश्ता अस्ताद जिसके एक बाप के अलावा सब रिश्ते समाप्त हो चुके हो। अव्यक्त स्थिति में समय का बंधन नहीं होता है, इसलिए एक कालातीत अवस्था भी कहा जाता है। तो कालाधीन और कालातीत की चर्चा भी कई बार हमने यहाँ पर की है। तो कालातीत अवस्था क्या है, कालाधीन अवस्था क्या है? इस अवस्था में आकारी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा साकारी एवं आकारी दुनिया में परिभ्रमण एवं कहीं पर भी वहन व आवागमन कर सकती है, और हमको करना है। सारे विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण बात हो तो ये है फरिश्तों का आवागमन। हम पूरे सारे विश्व के जो मनसा सेवा जो है, विश्व परिवर्तन में मनसा सेवा का क्या रोल है वो भी हम जानते हैं। और इस मनसा सेवा में विशेष रूप से ये जो हमारा एस्ट्रल, हमारी जो अवस्था है फरिश्तेपन की अवस्था, और फिर फरिश्ते प्रवन की अवस्था में एस्ट्रल जो ट्रेवलिंग है, पूरे चक्कर, आप दिन भर कितने चक्कर लगाते हो सारे ग्लोब के, क्योंकि सारे ग्लोब का परिवर्तन करना है आपको, एक एक प्रकृति के तत्व के साथ, निम्न कक्षा की योनि के आत्मा के साथ, हाँ सभी मनुष्य आत्मा का जब परिवर्तन करना है तो आपको परिभ्रमण तो करते ही रहना पड़ेगा। तो आप दिन भर में सारी दुनिया का और अंतरिक्ष में कितना परिभ्रमण करते हो, ये भी मनसा सेवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर को अंतःवाहक शरीर भी कहा जाता है। ये जो ये अंतवाहक शरीर है, वो बाबा ने शब्द दिया है शरीर को, एस्ट्रल बॉडी को। तो ये अंतवाहक शरीर क्यों है? क्योंकि वो वाहन है सूक्ष्म, ये संगम युग के लिए, हम आत्माओं के लिए परिभ्रमण करने के लिए, आवागमन करने के लिए, सूक्ष्म वतन तक जाने के लिए, ये हमारे लिए वाहन है। हाँ, इसको प्लेन कह सकते हैं। तो इस वाहन के माध्यम से हमको वहन करना है सारे साकारी लोक में और सूक्ष्म लोक में। तो ये कुछ फरिश्तेपन की अवस्था की निशानियां बताई है। अभी हमको चेक करना पड़ेगा कि हम यदि राजयोग का अभ्यास करते हैं तो इसकी अनुभूति हमें कितनी है। यदि हमें इसकी अनुभूति है तो फिर तो ठीक है, हम राजयोग में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं और अनुभूति भी कर सकते हैं। यदि उसमें कुछ कमी है तो अभ्यास से हम उसको पक्का कर सकते हैं। तो आइए अभी इस परिस्थिति संगम युग में अव्यक्त परिस्थिति क्या महत्व है, तो ये थोड़ा सा तो मैंने बता दिया, फिर भी हम देख लेते हैं कि राजयोग के प्रत्येक अभ्यासों के लिए यह अवस्था योगानुभूति एवं योग के प्रयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो हमने पहले भी बताया था कि राजयोग मेडिटेशन में यदि एक्सपीरियंस नहीं, उसका लक्ष्य ही है एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। तो यदि कोई योग के अभ्यास में एक्सपीरियंस नहीं है और उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं है, इफ देयर इज नो एक्सपीरियंस एंड देयर इज नो एक्सपेरिमेंट इन राजयोग मेडिटेशन, तो फिर इस राजयोग मेडिटेशन को राजयोग मेडिटेशन कहा ही नहीं जाएगा। तो ये जो योग के प्रयोग के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है।
यह सूक्ष्म आकारी स्वरूप के माध्यम से ही हम सूक्ष्म वतन में स्थित हो सकते हैं। उसके बिना तो हम वतन में जा नहीं सकते हैं। स्व परिवर्तन एवं विश्व परिवर्तन के लिए हम जो मनसा सेवा करते हैं उसमें भी हमारे अव्यक्त फरिश्तापन का विशेष महत्व है। हमारा सूक्ष्म शरीर हमारा अंतवाहक वाहन भी है, जिसमें हम अंतरिक्ष में कहीं पर भी वहन व परिभ्रमण कर सकते हैं और सूक्ष्म यात्रा एस्ट्रल ट्रैवल का आनंद भी लूट सकते हैं। देखो हम कितना करते हैं, जो कर सकते यहाँ पर लिखा है, लेकिन हम कितना करते हैं वो हमें चेक करना चाहिए। वैसे भी जनवरी मास चल रहा है, तो इस मास में तो ये अभ्यास हमारा बिल्कुल पक्का होना चाहिए। प्यारे बाबा के साथ के संबंधों के अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति के लिए एवं हर संबंध को निभाने के लिए भी हमारी ये अवस्था का विशेष रोल है। देखो बाबा तो कहते हैं कि पूरा संसार तुमको मेरे साथ बसाना है, हर संबंध की रचना तुम्हें मुझे लेनी है। अब ये संबंधों की जो रचना की जो बात है, संसार बसाने की जो बात है, वो तो सूक्ष्म वतन में ही संभव है, आकारी स्वरूप में ही संभव है। तो इसलिए इस दृष्टि से भी हमारे लिए ये हमारी जो फरिश्तापन की अवस्था है, जिसको हम सूक्ष्म अवस्था भी कह सकते हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए अभी इस अवस्था में हमें स्थित होने का अभ्यास करना है। देखो ये अभ्यास से ही आ सकता है। जितना हमारा अभ्यास पक्का होगा और हम जितने हैं, आज भी बाबा ने जो वाणी के अंदर ये बात बताई है, जो रात्रि क्लास था, वो रात्रि क्लास में भी 3 अवस्था की बात, 3 लोक की बात, 3 अवस्था की बात बाबा ने आज बताई है। तो फरिश्तेपन की अवस्था में स्थित होने के लिए क्या विविध अभ्यास किस तरह से हम कर सकते हैं? बहुत सारे अभ्यास हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर एक 4 अभ्यास बताए हैं। देयर कैन बी मैनी मोर ऑल्सो, लेकिन एक बेसिक जिसको हम कहेंगे बाबा ने भी सिखाया है, और मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर काफ़ी वर्कशॉप्स स्पार्क में अब की गई, और इसमें से कुछ जो हमारे जो अनुभवी भाई बहन हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि पहले तो सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से आहिस्ता आहिस्ता अलग करना। देखो हम हमारे त्रिस्तरीय अस्तित्व को मान लीजिए कि मैं इमर्ज करता हूँ, तो मुझे अपना स्थूल शरीर भी दिखाई देता है मनोचक्षु के द्वारा। मुझे मेरा सूक्ष्म शरीर उसके साथ जो संलग्न है वो भी दिखाई देता है मनोचक्षु के द्वारा, अंतरचक्षु के द्वारा। और वो दोनों कंबाइंड शरीर के अंदर मैं एक बिंदी रूपात्मा विराजमान हूँ। तो ये जो हमारा त्रिस्तरीय अस्तित्व है, मैंने जो शुरुआत की राजयोग मेडिटेशन की, तो पहले त्रिस्तरीय अस्तित्व को मैंने इमर्ज किया मेरे सामने, और मैं मेरे अंतर चक्षु के द्वारा ये तीनों को, ये मेरा त्रिस्तरीय अस्तित्व है, उसको मैं देख रही हूँ। विजुलाइजेशन, ये पूरा विजुलाइजेशन, उसमें कोई शब्दों में चिंतन की जरूरत नहीं है। हमारे ये परसेप्शन यदि क्लियर है तो हम अच्छी तरह से उसको विजुलाइज करते हैं। और फिर बाद में मैं धीरे धीरे मेरे सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर रहा हूँ, सेपरेट हो रहा है कि नेचुरली दोनों की जो आउटर बॉर्डर है वो अलग अलग होती जाएगी। स्थूल शरीर जो हमारा है वो पीछे छूटता जाएगा, हाँ, जहाँ पर बैठा है वहाँ पर वो पीछे छूट जाएगा, और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होकर के वो अंतरिक्ष में हम ऊपर की ओर स्थित हो जाता है। और मैं आत्मा कौन सी सूक्ष्म शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान हूँ। तो मैं सूक्ष्म शरीरधारी हो गई, स्थूल शरीर पीछे छूट गया। तो ये जो पूरा विजुलाइजेशन है उसमें चिंतन ज्यादा नहीं है, हाँ, उसमें सिर्फ कितनी क्लैरिटी से आप उसका विजुलाइजेशन करते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो मैं फिर स्थित हो जाता हूँ, स्थूल शरीर पीछे छूट गया है और मैं सूक्ष्म शरीरधारी बिंदु रूपात्मा, हाँ, सूक्ष्म शरीर में विराजमान हूँ। और फिर बस वजन तो है नहीं, आई एम वेटलेस, और पूरा प्रकाश से बना हुआ चमकीला मेरा ड्रेस है, वो पहन करके मैं अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हूँ। तो ये जो पूरी विधि है, तो उसका अभ्यास हमें बार बार करना चाहिए। सूक्ष्म शरीर को स्थूल से अलग करने का अभ्यास, तो उसको हम मेथड ऑफ सेपरेशन कहेंगे। और हमारे कई वीडियोस में भी बताया है कि कैसे सूक्ष्म शरीर स्थूल से अलग हो रहा है, और वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम आत्माएं
कैसे अंतरिक्ष में उड़ान भरती है। यहाँ पर भी एक छोटा सा पिक्चर बताया है जिसमें हम मेडिटेशन में बैठे हैं और हमने अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग किया और हम अंतरिक्ष में ऊपर की ओर उड़ान भरते जा रहे हैं। तो एक मेथड ऑफ सेपरेशन उसको कहेंगे। तो ये अभ्यास बार बार हमको करना चाहिए। दूसरे जो है क्रमशः पांव से लेकर मस्तक तक स्थूल शरीर को सूक्ष्म में परिवर्तन करना। देखो ये जो आप आराम से मान लीजिए कि बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे में बैठे हैं, या तो बेड में आप सो रहे हैं, मतलब शवासन में सो गए हैं। ये जो शवासन के अंदर ये करने से बहुत मतलब आराम भी मिलता है, हम रिलैक्स भी रहते हैं और आसानी से अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक शवासन के अंदर सोया हुआ हूँ, बिल्कुल मेंटली फिजिकली रिलैक्स होकर के। वैसे भी शवासन जो है इट इज मेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन। तो इसीलिए तो कब्रिस्तान योग भी बाबा ने शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर। और बहनों को शुरू शुरू में कब्रिस्तान योग करवाया जाता था वो मंडली में। तो ये हम सो गए हैं, मतलब लाई डाउन हो गए, फिर आपको अपने पाँव के ऊपर फोकस करना है और फिर धीरे धीरे उसका कन्वर्जन शटल शटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से प्रोग्रेसिवली एक के बाद एक, फिर फुट से लेकर के लेग तक आ सकते हैं, लेग से फिर थाइज एंड अपना जो थोरासिक पोर्शन है वहाँ पर फिर हेड तक उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पूरा। ये पूरी सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें हम पूरे शरीर को एक तो फिर मैं क्या क्या होगा कि मेरे पास स्थूल शरीर रहा ही नहीं, वो सब मेल्ट हो गया। कन्वर्जन का मतलब 5 तत्व का बना हुआ शरीर पिघल रहा है और तो खत्म हो रहा है इतना। तो मैं एक फरिश्ता सोया हुआ हूँ और मैं फिर खड़ा हो जाता हूँ और खड़े होकर के बस थोड़ा सा, क्योंकि वेट तो है नहीं, तो थोड़ा पाँव से टैप किया और मैं अंतरिक्ष में उड़ गया। तो इस तरह से ये मेथड ऑफ कन्वर्जन जो है बैठे बैठे भी कर सकते हैं, सोते सोते भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारे स्थूल शरीर को क्रमशः प्रोग्रेसिवली हमें उसको कन्वर्ट करना है सूक्ष्म शरीर में। तो ये भी एक अभ्यास है। और ये जो तीसरा जो अभ्यास जो उसको हम मेथड ऑफ कन्वर्जन कहेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए तीसरी जो मेथड है जिसको हम मेथड ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये बाबा ने बताया है कि अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा ये अभ्यास आप बार बार करो, रिपीटेडली अभ्यास करो। तो ये अभ्यास करने से फिर आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। एक क्षण में आप फरिश्तेपन की अवस्था में स्थित होना चाहते हैं तो भी हो सकते हो। हाँ, ये सब विधि विधि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये भी अभ्यास हमारा कितना पक्का है ये भी उसके ऊपर है। तो बाबा ने कहा कि आप लाइट के कार्ब को अपने सामने इमर्ज करो। कल भी मैंने थोड़ा बताया था कि एक प्रकाश का वर्तुल, क्लीन, प्रकाशित, तो वो और उसमें आप अपने पूर्ण फरिश्ता स्वरूप, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हमारी संकल्पना जो है, हमारी विभावना है जो सूक्ष्म शरीर फरिश्तापन की अवस्था की, वो इतनी क्लियर है। तो जब मैं जानता हूँ कि फरिश्तापन की अवस्था क्या है, तो मैं जब फरिश्तापन की अवस्था में आ जाऊंगा तो कैसा मेरा स्वरूप होगा, मैं कैसा दिखूंगा। परिकल्पना तो कर सकते हैं, परिकल्पना से शुरुआत करना है। इमेजिनेशन, हाँ विजुअलाइजेशन के पहला शब्द जो है इमेजिनेशन है। तो मैं विजुअलाइज तो कर सकती हूँ, मैं इमेजिन तो कर सकती हूँ कि मैं जब पूर्ण फरिश्तापन की अवस्था में आऊंगी, हमने फरिश्ते तो देखे हैं, तो उस वक्त मेरा स्वरूप क्या होगा। तो बाबा कहते ये आपके पूर्ण फरिश्ता स्वरूप को प्रोजेक्ट कीजिए उस लाइट के कार्ब में, या तो वो मेंटल स्क्रीन के ऊपर, और वो उसको देखते रहिए आप। और देखिए कितनी क्लैरिटी से मैं उसका विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ और कितना स्टेबल वो मेरा विजुअलाइजेशन रहता है। और फिर वो जो आपका स्वरूप का जो आपने प्रोजेक्शन किया उसकी भ्रुगुटी में आप विराजमान हैं ही, तो वो हो गई आपकी फरिश्तापन की अवस्था। बस वहां से उड़ान भरिए, वो स्मृति में रह करके वो कॉन्शियसनेस को मेंटेन करते हुए आप अंतरिक्ष में उड़ान भरिए और एस्ट्रल ट्रैवल का आनंद लीजिए। फिर तो वतन में जाना ही है, तो वतन में जा करके फिर बाबा से वहाँ पर हम मिलन मना सकते हैं।
फिर जो एक लास्ट वन है, देखो ये तीनों अभ्यास बार बार हम करते हैं तो फिर हमें एक ऐसी क्षमता प्राप्त कर लेते हैं कि मैं जब चाहूं तब मैं आकारी, अभी अभी बाबा ने तो क्या शब्द प्रयोग किया, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, फिर साकारी, आकारी, निराकारी। तो एक स्पॉन्टेनियस जिसको हम कह सकते हैं, या इंस्टेंटेनियस मेथड भी उसको कह सकते हैं, कि मैं जैसे मैंने संकल्प किया और मैंने स्थूल शरीर छूट गया मेरा, और मैं मेरी फरिश्तापन की अवस्था में आ गई। तो ये भी मतलब बहुत लंबे समय का जब अभ्यास होता है तो ये स्पॉन्टेनियसली भी हम अपने फरिश्तापन की अवस्था में आ सकते हैं, और फिर उड़ान भर के हम जा सकते हैं। देखो, तो ये पिक्चर में भी बताया है, नीचे एक पिक्चर बताया है कि जिसके अंदर हम कैसे स्थूल शरीर के भान को भूल करके हमारी जो आकारी अवस्था है उसमें स्थित हो सकते हैं, और फिर ऊपर की ओर हम प्रयाण कर सकते हैं। तो ये अभ्यास हमारा कितना है, ये महत्वपूर्ण, हम कितना समय उसके लिए देते हैं और किस प्रकार से ये अभ्यास हम करते हैं, और उसमें विजुअलाइजेशन में क्लैरिटी कितनी है। आइए अभी हम देखते हैं, अभी सब लोग इतना, देखो हम कई, ये तो थियोरेटिकल बात हमने बता दी कि ये जितनी भी चर्चा की है थियोरेटिकल है, लेकिन वो जब तक हम प्रैक्टिकल में करते नहीं हैं तब तक ये अनुभूति होना संभव नहीं है। तो इसलिए अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने के लिए विधान क्या कौन से हैं, कौन सी हमारी धारणाएं होनी चाहिए, किस प्रकार का पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए, ये कुछ बातें जो हैं वो यदि अपने जीवन में इसको धारण करेंगे, जिसको बाबा ने कई तो श्रीमत की बात, बाबा की जो श्रीमत है वो श्रीमत का पालन हम कितना करते हैं, जो बाबा ने हमको संयम नियम जो बताया है उसका हम पालन कितना करते हैं, हम मन से ये दुनिया से कितने उपराम रहते हैं, इसके ऊपर उसका आधार है। यदि हम लौकिक के अंदर या कुछ भौतिक पदार्थों में हमारा मन यदि लगा है तो ये सब तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, और तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने तो हमेशा डिटैचमेंट की बात बताई है, और उसमें भी आइसोलेशन, अंतर्मुक्ता, एकाग्रता, एकांत, अंतर्मुक्ता, एकाग्रता, ये सब हम कितना इसका अभ्यास हमारा है तो उसके आधार पर हम इस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। फिर भी आइए हम देखते हैं कि अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने के विधान कौन सी बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। सब कुछ बाप के हवाले कर डबल लाइट रहना है। डबल लाइट कौन बनेगा? मन पर यदि भार है, मन के ऊपर बोझ है, तो फिर वो कैसे उड़ेगा? उड़ नहीं सकता है। इसलिए सब कुछ बाप के हवाले कर दो, जितनी भी समस्याओं का सामना, तो क्योंकि हम तो संसार में रहते हैं, संबंधों के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, तो अनेक समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, बिल्कुल हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। समस्या तो हर एक के सामने है, कहीं से कोई लौकिक में भी बहुत सारी समस्या हैं, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो लेकिन ये सब जितनी भी समस्या है बाप को सौंप दो, देखो, और हल्के रहो, सब कुछ बाप के हवाले कर डबल लाइट रहना है। जो यहाँ डबल लाइट रहता है वो फिर डबल लाइट बन सकता है, नहीं तो फिर डबल लाइट बनना कठिन हो जाएगा। दूसरा, बाबा ने हमेशा कहा है कि भाई पूरी दुनिया तो कीचड़ समान है, लेकिन कमल पुष्प के समान आपको हमेशा न्यारा और प्यारा रहना है। तो ये लौकिक जितनी भी बातें हैं उससे हम कितना डिटैच रहते हैं, क्योंकि ये जो अनुभूति की जो बात है, फरिश्तापन में आने की बात है, उसका आधार ही डिटैचमेंट है। यदि हम यहाँ पर अटैच हैं, ये 5 तत्वों के बने हुए शरीर में ही इतने सारे अटैच हैं, तो फिर सूक्ष्म शरीर को हम अलग नहीं कर सकते हैं, वो अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा रहना है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति का आकर्षण होगा, बुद्धि यदि उसमें लगी हुई है, मन कहीं ना कहीं वहां लगा हुआ है, तो वो आदमी कैसे फरिश्तापन की अवस्था की अनुभूति करेगा? तो ये जो फरिश्तापन की अवस्था की अनुभूति वो कंडीशनल है, वो हमको समझ लेना चाहिए।
देखो ये थियोरिटिकली तो बहुत सारी बातें बता दी, तो वो तो समझने में कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, विज्ञान ने भी संशोधन करके काफी कुछ बताया, लेकिन प्रैक्टिकल में मुझे यदि उसमें स्थित होना है तो वो बात ये थियरी समझने से ही सिर्फ आ जाएगी। मतलब मैं कंसेप्ट मेरे क्लियर हो गए, थियरी मैंने समझ लिया और मैं कल फरिश्तापन्य अवस्था में आ जाऊंगा, वो बात नहीं है। क्योंकि ये जो चीज है, आप कितने डिटैच हुए हो इन सभी बातों से, तो वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति के आकर्षण से हम कितने दूर हैं। इच्छा मात्र अविद्या जो बाबा ने कहा है, इच्छा मात्र अविद्या स्थिति में स्थित रहना रहना, बेहद के वैरागी बन करके रहना। सब कुछ करना है, जो कर रहे हैं वो करना है, सब कुछ करना है, लेकिन करते हुए भी जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो एक इच्छा मात्र अविद्या थी स्थिति है, बेहद के वैराग की जो स्थिति है, वो जितनी हमारी बनी रहेगी ना, उतना आसानी से हम हमारे लंबे समय तक, मैं तो कहता हूँ जितना समय चाहे उतने समय तक हम अपनी अव्यक्त डबल लाइट परिस्थापन की अवस्था में स्थित रह सकते हैं। ड्रामा के हर सीन को साक्षी दृष्टावन साक्षी भाव से देखना है। आज की मुरली में भी काफी कुछ बाबा ने बताया है, तो कितना साक्षी भाव जो है हमारा, इसके ऊपर वो निर्भर करता है। लौकिक एवं अलौकिक संबंधों से उपराम हो, सर्व संबंध बाप से जोड़ना है। सब रिलेशन कॉन्शियसनेस जो हमारा है उसको समाप्त कर दो। जरूर रोल तो प्ले करना है, तो रोल कॉन्शियस बन जाओ। देखो ये भी पॉइंट जो है, रिलेशन कॉन्शियसनेस से रोल कॉन्शियसनेस की जो बात, वो भी हमने यहाँ पर बार बार डिस्कस किया हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल में हम कितना किया है, लौकिक में भी, इसके आधार पर फिर हम अपनी डबल लाइट फरिश्तापन की अवस्था की अनुभूति सहज कर सकते हैं। अपनी स्वस्मृति में, स्वरूप में, स्वधर्म में, स्वलक्ष्य में स्थित रहने का बार बार अभ्यास कहते रहना। देखो बाबा, सबसे महत्वपूर्ण है हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर जाएं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में से और आत्मिक स्मृति में स्थित होना, आत्मिक स्मृति में स्थित होने के पांच पांच पॉइंट, बहुत बाबा ने 5 पॉइंट बताया। एक है स्वस्मृति, हमारा स्वस्मृति में स्वरूप है, स्वधर्म है, स्वलक्ष्य है, स्वधाम है, स्वस्मृति है। तो ये जो 5 बातें हैं वो हमें एक बहुत अच्छा पिक्चर भी बनाया है। तो ये इसमें भी एक पाथ बताया है कि पहले किस तरह से हमको स्वस्मृति में, आत्मा की स्मृति में स्थित होना है, फिर अपने स्वरूप में स्थित होना है, फिर अपने स्वधर्म में स्थित होना है, स्वलक्ष्य हमारे सामने रखना है, और फिर स्वधाम तक कैसे हमको पहुंचना है। तो एक पाथ है पूरा, आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्म अन्वेषण, आत्मविश्लेषण का एक पाथ है। उस पाथ के ऊपर सिस्टमेटिकली हम आगे बढ़ेंगे तो एक हमको सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जितना अभ्यास पक्का होगा, तो इतना हमारा डिटैचमेंट भी होगा। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, देखो, तो व्यर्थ संपर्क संबंध, देखो ये भी इतना ही महत्वपूर्ण है। व्यर्थ संपर्क संबंध में नहीं आना, बिना काम किसी से क्या संपर्क करेंगे। तो व्यर्थ संपर्क संबंध से दूर रहना और समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। हमारे लिए संगम युग की एक एक सेकंड का बहुत ही महत्व है, लेकिन हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी हमारा लौकिक है। देखो, जब तक ये प्रायोरिटी आप चेंज नहीं करेंगे ना, देखो वो सब कुछ करना है, सिर्फ निभाना है, सिर्फ निभाना है, सिर्फ निभाना है, ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, सिर्फ निभाना है। तो वहां पर अटैचमेंट नहीं होगा आपका। और फिर देखिए कि आप कर्म करते करते, सब कुछ निभाते हुए भी, अरे मैं तो कहूंगा कि सब कुछ जो निभाना है वो भी हम फरिश्तापन की अवस्था में स्थित होकर के निभा सकते हैं। यदि डिटैचमेंट है तो सब हो रहा है, फिजिकल बॉडी से सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं जो, मेरी अवस्था जो है वो उपराम अवस्था है, फरिश्तेपन की अवस्था है। तो ये अवस्था आ सकती है, और ये हमारी जो दादियाँ हैं उन्होंने करके दिखाया है कि यहाँ सब कुछ करते हुए भी हमने उनको उपराम देखा है कि कितने उपराम होकर के, डिटैच होकर के सब कुछ करती, जैसे मतलब
उनकी उनकी बुद्धि ऊपर है, हो रहा है सब कुछ, सबसे बातचीत भी कर रही हैं, लेकिन बुद्धि से ऊपर हूं। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।